नमस्कार मित्रों, कैसे आप सब। चलिए आज इतिहास का एक महत्वपूर्ण सेक्शन हम प्रारंभ करते हैं। और इतिहास में देखें तो आधुनिक भारत। आधुनिक भारत की बात करें तो चाहे कोई भी परीक्षा हो, हर परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर बीपीएससी की बात करें तो बीपीएससी के मुख्य सिलेबस में आधुनिक भारत का इतिहास दिया गया है, यानी कि यहाँ से वहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं। चाहे प्रारंभिक परीक्षा हो या फिर मुख्य परीक्षा हो, हर जगह इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आधुनिक भारत के अंतर्गत आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, जिसका नाम है भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना। भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना, है ना, कि जो ब्रिटिश शासन की बात करें तो भारत में किसके द्वारा किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से। और ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी क्या? इसको अगर देखिए तो जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन का ये क्या था? एक एजेंट था, एजेंट कंपनी था, है ना। तो इसे एक एजेंट कहा जा सकता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन के एक एजेंट के रूप में थी, जिसे यहाँ पर यानी कि जो पूर्व के देश थे, पूर्व के देशों से व्यापार करने का एकाधिकार दिया गया था। क्या चीज? एकाधिकार, मोनोपोली ऑफ ट्रेड कहा जाता है अंग्रेजी में। तो भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना देखते हैं कि भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना कैसे हो गई। इससे संबंधित मुख्य परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी प्रश्नों का भी जिक्र यहाँ पर करने का प्रयास करेंगे। तो ब्रिटिश शासन की स्थापना की बात करें तो भारत में जो ब्रिटिश शासन की स्थापना की गई, किसके द्वारा? ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ब्रिटिश शासन की स्थापना की गई। ब्रिटेन की यह एक एजेंट कंपनी के रूप में थी, जिसे पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार दिया गया था, है ना। तो इसका मुख्य कार्य क्या था? उद्देश्य क्या था? व्यापार करना। और व्यापार करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि यहाँ की जो भी मतलब यहाँ बहुत बड़े स्तर पर धन संपदा थी, इन सब की बातें इनको पता चला, है ना। साथ ही यहाँ पर औद्योगिकरण हुआ। औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप एक ऐसे क्षेत्र की आवश्यकता थी जहां पर अपना जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, उससे जितने भी वस्तु हैं, उन सभी वस्तुओं के लिए बाजार की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। इसी के परिणाम स्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई व्यापार वाणिज्य करने हेतु। तो सर्वप्रथम यहाँ पर देखें तो यहाँ से ये सब क्या करते थे? मसाले वसाले लेकर जाते थे, है ना। तो धीरे धीरे करते करते यहाँ पर क्या हो गया? इनके द्वारा यहाँ पर शासन स्थापित हो गया। तो बहुत सारी बातें हैं जो यहाँ पर हम नहीं करेंगे, है ना। वहाँ पर फैक्चुअल चीजें आप सभी देखते होंगे, है ना। जैसे 1757 की प्लासी का युद्ध, है ना। 59 में बेदारा का युद्ध, जिसके माध्यम से डचों को ये क्या कर दिया? डचों को यहाँ पर पराजित किया। 64 में बक्सर का युद्ध हुआ। उसके बाद 65 में इलाहाबाद की संधि हुई। और इन सब के माध्यम से क्या हुआ कि धीरे धीरे यहाँ पर ब्रिटिश शासन की स्थापना प्रारंभ हुई, है ना। तो ब्रिटिश शासन की स्थापना की अगर बात करें, ब्रिटिश शासन की स्थापना की अगर बात करें, है ना, तो उसको थोड़ा सा हम क्रमबद्ध तरीके से देखते हैं कि कैसे कैसे यहाँ पर स्थापना हुई, है ना। तो स्थापना की अगर प्रारंभ करें तो हम ईस्ट इंडिया कंपनी से ही कर सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी जो कहाँ बनी? ब्रिटेन में। और वहाँ से भारत में व्यापार करने हेतु आई। यहाँ पर जब व्यापार करने के लिए आई तो यहाँ पर बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसे उन्होंने देखा, जिसका इन्होंने क्या किया? लाभ उठाया। और लाभ उठाने के साथ ही यहाँ पर अपना शासन स्थापित कर लिया। इसके कारण हम आगे देखेंगे। पहले ये टॉपिक कंप्लीट कर लेते हैं, उसके क्या क्या कारण रहे, क्या भारत में कमजोरियां रही और ब्रिटिश की क्या उपलब्धता रही, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर इनकी शासन स्थापित हो जाती है। वो सारी चीजें भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि स्थापना कैसे हुआ। तो सर्वप्रथम यहाँ पर हम देख सकते हैं 1757 में क्या हुआ? प्लासी का युद्ध। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। और प्लासी के युद्ध के माध्यम से क्या हुआ?
जो बंगाल का नवाब था, बंगाल के नवाब को यहाँ पर क्या किया गया, अंग्रेजों के द्वारा पराजित किया गया इस युद्ध के माध्यम से, है ना। तो ये युद्ध के बारे में भी बहुत सारे प्रश्न आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, कि ये जो युद्ध था ये रियल युद्ध नहीं था, यहाँ पर क्या था, षड्यंत्र किया गया था, वो सारी चीजें देखेंगे। युद्धों का भी एक वीडियो मैं यहाँ पर बना दूंगा, जितने भी युद्ध हुए हैं उन सबसे संबंधित। तो इनकी भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसकी स्थापना का क्रम कहां से प्रारंभ होता है, 1757 के प्लासी के युद्ध से यहाँ पर इनकी स्थापना की शुरुआत होती है, जहां पर बंगाल के नवाब को इनके द्वारा पराजित किया जाता है ना। उसके बाद यहाँ पर देखें तो जो डच कंपनी थी, डच कंपनियों के साथ भी इनका संघर्ष हुआ और 1759 ईस्वी में डच कंपनी को भी यहाँ पर इन्होंने क्या किया, पराजित किया और डच देखें तो एक निश्चित क्षेत्र में ही सिमट कर रह गया। उसके बाद देखें तो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध यहाँ पर लड़ा जाता है 1764 का, कौन सा, बक्सर का युद्ध। 1764 के बक्सर का युद्ध, यहाँ पर देखें तो भारत की 3 बड़ी शक्तियां, कौन कौन सा, मुगल, है ना, अवध और यहाँ पर देखें तो बंगाल। मुगल, अवध और बंगाल के शासक को यहाँ पर तीनों मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी, लेकिन फिर भी अंग्रेज यहां पर विजय हुए, है ना, अंग्रेजों का विजय हुआ। तो ये एक महत्वपूर्ण युद्ध यहां पर साबित होता है। और इसके पश्चात 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि की गई, है ना, इलाहाबाद की संधि की गई, है ना। और इसके माध्यम से यहाँ की जो बंगाल बिहार का जो क्षेत्र था, यहाँ का जो दीवानी था, दीवानी ये लोग प्राप्त किए, है ना। तो यहाँ पर ब्रिटिश शासन की स्थापना की शुरुआत हम प्लासी के युद्ध से देख सकते हैं और यहाँ से प्रारंभ होकर हम क्रमबद्ध तरीके से देखेंगे कि कैसे कैसे इनकी शासन की स्थापना होती है ना। उसके बाद देखेंगे इनके समाज जो साम्राज्य था उसका विस्तार कैसे कैसे हुआ। तो 1757 में प्लासी के युद्ध से जो प्रारंभ हुआ, उसके बाद डचों को 1759 में हराए, कौन सा युद्ध था, बेदारा का युद्ध। फिर 1764 में बक्सर का युद्ध, 65 में इलाहाबाद की संधि और इसके माध्यम से जो ये क्षेत्र थे दीवानी इनको प्राप्त हो जाती है। उसके बाद 1765 में देखें तो 1765 में यहां पर द्वैध शासन देखने को मिलता है ना। ठीक है, यहां पर द्वैध शासन यानी कि 2 स्तर पे शासन देखने को मिलता है। द्वैध स्तर की बात करें तो 2 स्तर पर यहां पर कौन सा, पहला जो यहां पर स्तर था, 2 स्तर की बात करें तो पहला स्तर क्या था, यहां पर पहला स्तर था राजस्व और दूसरा स्तर यहां पर देखें तो निजामत, है ना। दूसरा स्तर निजामत को यहां पर प्रशासन को ही निजामत कहा जाता है। तो 1765 से यहाँ पर जो शासन था, शासन में द्वैध स्तर देखने को मिलता है, क्योंकि दीवानी तो उनको प्राप्त हो गई और निजामत जो था, प्रशासन जो था, वो दूसरा स्तर यहाँ पर देखने को मिला। तो कंपनी की स्थिति इससे क्या हुआ, कंपनी की स्थिति इससे यहाँ पर मजबूत हुई। कंपनी को यहाँ की दीवानी प्राप्त हुई, है ना, यानी कि जो पहला स्तर था राजस्व की प्राप्ति किसको हुआ, कंपनी को, यानी कि कंपनी यहां पर राजस्व संबंधी जितने अधिकार थे सभी किसके पास, कंपनी के क्षेत्र में आ गए। दूसरा स्तर जो था वो निजामत का, और निजामत यानी कि प्रशासन, और प्रशासन की बात करें तो यह किसके क्षेत्र में था, नवाब के। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या देखा कि इलाहाबाद की संधि और इसके माध्यम से देखें तो द्वैध शासन की स्थिति यहां पर देखने को मिलती है। पहला राजस्व और दूसरा निजामत। राजस्व जो था वो अंग्रेजों के क्षेत्र में आ गया, अंग्रेजों के अधिकार क्षेत्र में, जबकि निजामत जो था, प्रशासन जो था, वो नवाब के हाथों में ही रहा। लेकिन यहाँ पर देखिए कंपनी केवल यहीं तक सीमित नहीं थी, कंपनी जो थी वो दूसरे स्तर पर भी हस्तक्षेप करती थी, यानी कि प्रशासन में भी अपना हस्तक्षेप वो लोग करते थे, है ना। ये जो व्यवस्था थी, ये जो व्यवस्था द्वैध शासन की किसके द्वारा लाई गई थी, क्लाइव के द्वारा, है ना। तो प्रारंभिक परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, मुख्य परीक्षा में भी इन सभी चीजों को आप सम्मिलित कर सकते हैं। तो ये जो व्यवस्था थी किसके द्वारा, क्लाइव के द्वारा लाई गई थी। इसने बंगाल में नए प्रकार की एक शासन व्यवस्था की शुरुआत कर दी, है ना। बंगाल का इसके द्वारा बड़े स्तर पर शोषण हुआ, कृषि भी इससे क्या हुआ, प्रभावित हुआ। ठीक है, तो यहां तक क्लियर है 1765 द्वैध शासन। उसके बाद यहां पर देखिए 1772, है ना। 1765 के बाद 1772 की
समय काल देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर क्या हुआ, कंपनी ने जो नवाब का पद पहले था, है ना, नवाब का पद था, नवाब के पद को भी यहाँ पर हटा दिया, जिससे देखे तो ये जो प्रशासन जो नवाब के हाथों में था अब ये भी कंपनी के हाथ में आ गया। और इससे क्या हुआ कि जो द्वैध शासन की स्थिति बनी हुई थी, द्वैध शासन की स्थिति यहाँ पर समाप्त हो जाती है। तो इतने सारे माध्यम से हम क्या देख सकते हैं, सबसे पहले प्रारंभ में यहाँ पर 1757, आप चाहे तो ग्राफ बना सकते हैं और ग्राफ के माध्यम से सारी चीजों को आसानी से समझ सकते हैं, है ना। तो 1757 से लेकर 1771 तक देखें तो यहाँ पर क्या था, इसे बोल सकते हैं कि विधिक सत्ता इनके हाथ में थी, है ना। और यहाँ पर देखें तो 1772 में क्या हुआ, 1772 में नवाब की पद की समाप्ति हो गई और जो वास्तविक सत्ता थी, वास्तविक सत्ता अंग्रेजों के हाथों में आ गई। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 1772 के बाद युद्ध तथा विस्तारवादी नीति के स्थान पर, है ना, यहाँ पर क्या हो रहा है, युद्ध हो रहा है, विस्तार किया जा रहा है। तो युद्ध और ये जो विस्तारवादी नीति थी, इस नीति के स्थान पर जो भी क्षेत्र जो इनके द्वारा विजित किया गया था, जीता गया था, उन सभी क्षेत्रों को मजबूती करने, है ना, और साथ ही उसकी सुरक्षा करने की नीति यहाँ पर अपनाई जाती है। तो 1772 तक क्या रहा हमारा, युद्ध एवं विस्तारवादी नीति यहाँ पर देखने को मिली। और इसके आगे 1772 के आगे देखें तो 1772 के आगे से इनका नीति में कुछ परिवर्तन हुआ, यानी कि जो भी क्षेत्र इन्होंने विजित कर रखा था, जीत रखा था, उन सभी क्षेत्रों की मजबूती पर विशेष ध्यान दी गई, है ना। क्या चीज, 1772 के बाद देख रहे हैं क्या, मजबूती प्लस सुरक्षा। ठीक है, दो चीजें हैं। 1772 से मजबूती और सुरक्षा की नीति इनके अंदर देखने को मिलती है और इसके साथ ही बंगाल की घेराबंदी करते हैं। और किसके द्वारा, बफर के द्वारा, है ना, बंगाल की ये घेराबंदी करते हैं, बंगाल की घेराबंदी करते हैं ताकि इसकी मजबूती बन सके, सुरक्षा मिल सके। और किसके द्वारा, बफर के द्वारा, है ना। और अवध को, जो अवध था, अवध को यहाँ पर बफर के रूप में इन्होंने क्या किया, इस्तेमाल किया। बफर का मतलब क्या होता है, मान लो ये हमारा क्या हो गया, बंगाल हो गया, ये मान लो दिल्ली, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, इनके बीच का जो क्षेत्र है, इनके बीच के क्षेत्रों का जितना भी अधिकार है, सभी अधिकार यहाँ, सभी अधिकार इनके अगर हैंड में आ जाए, है ना, तो इस क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे, बफर राज्य। तो यहाँ पर सर्वप्रथम इन्होंने क्या किया, अवध को बफर के रूप में यहाँ पर प्रयोग किया, क्योंकि यहाँ पर देखें तो अवध जो था वो बंगाल और अन्य जो क्षेत्र थे, इन क्षेत्रों के बीच में स्थित था। ये जो नीति इनके द्वारा लाई गई, इसी नीति को घेरे की नीति कहा गया, घेरे की नीति। ठीक है, तो 1772 के बाद से इनकी नीति कैसे हो गई, 1772 से पहले क्या था, युद्ध और विस्तार, है ना। पहला क्या था, युद्ध और विस्तार, कब, 1772 से पहले तक। दूसरा यहां पर ट्रांसफर हो गया 1772 से क्या, घेरे की नीति, यानी कि इन्होंने क्या किया, घेरे की नीति को यहां पर लाया और इसी के अंतर्गत जो भी विजित क्षेत्र थे उन सबको मजबूती और सुरक्षा प्रदान करने की बात यहां पर की गई। ठीक है, अंग्रेजी में बोले तो इसे पॉलिसी ऑफ रिंग फायर कहते हैं, पॉलिसी ऑफ रिंग फायर, है ना। यहां पर देखें तो अवध जो था वो 1764 में ही पराजित हो गया था। कंपनी ने घेरे के अंदर ही रहने का यहां पर मतलब निर्णय लिया और यहां पर क्या किया, अवध को बफर के रूप में प्रयोग किया। इसके बाद 1772 के बाद हम यहां पर 1798 का समय काल देख सकते हैं, 1798। और इस समय काल में कौन, वेलेस्ली के द्वारा क्या लाई गई, सहायक संधि, है ना। 1798 में वेलेस्ली के द्वारा एक यहाँ पर सहायक संधि लाई गई और सहायक संधि के माध्यम से भी देखा जाए तो यहाँ पर जो भी क्षेत्र था, इन सभी क्षेत्रों को विस्तार करने की बातें यहाँ पर देखने को मिलती है ना। तो सहायक संधि को यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं कि सहायक संधि क्या थी। प्रश्न के रूप में ये पूछा जा चुका है कि सहायक संधि निम्न में से किसके द्वारा लाई गई है, तो ऑप्शन क्या है हमारा, वेलेस्ली। वेलेस्ली के द्वारा 1798 में सहायक संधि लाई जाती है। सहायक संधि यानी कि सहायक संधि होती किसके साथ थी, एक तो कंपनी, है ना, और दूसरा नेटिव स्टेट।
ठीक है। कंपनी और नेटिव स्टेट के बीच क्या की गई, सहायक संधि की गई। और सहायक संधि की बात करें तो सहायक संधि समझने का प्रयास करते हैं, सहायक संधि है क्या, है ना। तो सहायक संधि की बात करें तो इसका यहाँ पर 3 प्रमुख प्रावधान था। सहायक संधि का 3 प्रमुख यहाँ पर प्रावधान था। पहले प्रावधान की बात करें तो प्रतिनिधि की बात थी, है ना, प्रतिनिधि की बात थी। दूसरे प्रावधान की बात करें तो यहाँ पर दूसरा था सब्सिडरी फोर्स, ठीक है, सब्सिडरी फोर्स। और तीसरे प्रावधान की बात करें तो तीसरा प्रावधान था यहां पर मध्यस्थता की, है ना। तीनों को समझते हैं, यानी कि कंपनी के साथ जो भी स्टेट, जो भी राज्य सहायक संधि करेगी उसको 3 प्रावधानों पर हस्ताक्षर करना होगा। पहला प्रावधान क्या था, प्रतिनिधि, यानी कि जिस राज्य के साथ कंपनी सहायक संधि करेगी उस राज्य में कंपनी का एक प्रतिनिधि होगा, है ना। जिस राज्य में सहायक संधि जिस राज्य से की जाएगी वहां पर कंपनी एक अपना प्रतिनिधि रखेगी। और इसको क्या कहा गया, प्रतिनिधि को ब्रिटिश रेसिडेंट, है ना, यानी कि कंपनी का प्रतिनिधि। दूसरा बात यहां पर है सब्सिडरी फोर्स, यानी कि जो राज्य कंपनी के साथ सहायक संधि करेगी, है ना, वहां पर जो कंपनी है वो अपना सब्सिडरी फोर्स रखेगी। यानी कि यहां पर कहना था कि जब सहायक संधि आप कर रहे हैं तो आपको सेना की आवश्यकता क्या है ना, सेना की आवश्यकता क्या है, सारी सुरक्षा हम प्रदान करेंगे तो आप सेना यहां पर ना रखें, हम अपना सेना यहां पर रखेंगे। यानी कि सेना कौन रखेगी, सेना यहां पर कंपनी की सेना होगी उस राज्य के पास, है ना। तो यानी कि जो भी सहायक संधि करेगा उस राज्य में कंपनी का एक प्रतिनिधि होगा, ब्रिटिश रेसिडेंट, है ना। दूसरा, कंपनी की यहाँ पर सब्सिडरी फोर्स रखी जाएगी। और तीसरी, यहाँ पर कंपनी जो है वो मध्यस्थता करेगी, यानी कि राज्य के अन्य राज्य के साथ क्या क्या संबंध है, इन संबंधों में मध्यस्थता कंपनी यहाँ पर करेगी। तो यहाँ पर 3 चीजें देखें, एक तो प्रतिनिधि होगी, प्रतिनिधि के माध्यम से क्या होगा कि राज्य में क्या क्या चल रहा है, क्या निर्णय ले रहे हैं, इन सभी चीज की कंपनी की सीधे डायरेक्टली क्या होगा, जितनी भी बातें हैं सब पता चलेगी। साथ ही सब्सिडरी फोर्स के माध्यम से इसको तो कमजोर कर दिया, है ना, यानी कि इसके पास देखे तो यहां पर अंग्रेजों की फोर्स रहेगी, जब चाहे बस एक आदेश देके यहां पर आक्रमण करवा के इस पर अपना अधिकार जमा सकती है। और साथ ही मध्यस्थता, यानी कि यहां पर देखे तो दूसरे जो राज्य थे एक दूसरे के साथ मिलकर हमारे ऊपर लड़ाई चढ़ाई ना कर दे, इस व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया, किसके साथ, माध्यम से, सहायक संधि के माध्यम से। यानी कि 2 राज्य आपस में जो भी वैदेशिक संबंध है वो उन संबंधों में अंग्रेजी कंपनी जो थी वो मध्यस्थता करेगी। तो सहायक संधि जो भी राज्य इस कंपनी के साथ की उसको ये 3 बातें माननी पड़ी। साथ ही सब्सिडरी फोर्स की बात करें तो ये अंग्रेजों की फोर्स थी जो उस राज्य में रहेगी, लेकिन इसका जो वेतन होगा, वेतन कौन देगा, वही नेटिव स्टेट देगा जो सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया हुआ है। तो आशा करता हूं सहायक संधि आप लोगों को समझ में आई होगी, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, है ना। उसके बाद ये तीनों चीजें समझ में आ गई। चलिए, रेसिडेंट और जो सब्सिडरी फोर्स है, सब्सिडरी फोर्स से राज्य के जो भी आंतरिक मामले थे, आंतरिक मामले, है ना, आंतरिक मामले में सभी में क्या हो गया, मीडिएटर के रूप में ये सभी कंपनी इस पर नियंत्रण कर ली, है ना। इस नीति के अंतर्गत अगर देखें तो पहला राज्य कौन था, पहला राज्य ये भी प्रश्न के रूप में पूछा जा चुका है, किस कौन प्रारंभिक परीक्षा में, पहला राज्य कौन सा था, हैदराबाद, ठीक है। क्योंकि अवध की बात करें तो अवध तो पहले से ही ऐसी स्थिति में है, तो जब यह सहायक संधि वेलेस्ली के द्वारा लाया गया तो इसके अनुसार पहला जो राज्य था इसके अंतर्गत आने वाला वो कौन सा था, हैदराबाद। दूसरे राज्य की बात करें तो दूसरा राज्य यहां पर कौन सा था, मैसूर, है ना। अवध की बात करें तो पहले से ही इस संधि जैसी ही स्थिति में था। धीरे धीरे करके अनेक राज्य जो थे वो कंपनी के यहाँ पर बफर बन गए। तो यहाँ से भी देखें तो जितने भी राज्य थे जो इनकी सुरक्षा की दृष्टि थी, है ना, सुरक्षा की, यानी कि जो घेरे की नीति थी, घेरे की नीति ये लोग और इसका विस्तार कर दिए, है ना। यानी कि
इस राज्य से हुआ, इस राज्य से, ऐसे करते करते क्या हुआ, जो घेरे की नीति यहां तक थी उसका धीरे धीरे क्या हुआ, विस्तार हुआ, है ना। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो सहायक संधि थी, सहायक संधि की नीति ने, है ना, जो सहायक संधि थी, सहायक संधि जो आई उसने घेरे की नीति का विस्तार कर दिया। प्रश्न के रूप में ये भी आपसे स्टेटमेंट देकर प्रश्न पूछे जा सकते हैं, है ना। तो सहायक संधि ने घेरे का विस्तार कर दिया, स्टेटमेंट के रूप में होगा। आगे इस प्रश्न का उत्तर आपको देना होगा इन सभी के आधार पर कि कैसे विस्तार कर दिया, है ना। उसके बाद इस विस्तार की नीति देखे जो 1798 में प्रारंभ हुआ था। 1798 में कब तक चला, 1813 तक, 1813 तक ये विस्तार का नीति चला, है ना। तो यहां पर प्रश्न के रूप में यह भी पूछा जा सकता है कि कंपनी ने 1813 तक घेरे के अंदर ही रहना उचित समझा, स्टेटमेंट के रूप में। इसके बाद कोई भी यहां पर टेल वर्ड देके प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है ना। उसके बाद 98 में देखें तो 98 में कंपनी को यहां पर देखें तो फ्रांसीसी चुनौती का भी अनुभव होने लगा था, है ना। फ्रांसीसियों के द्वारा यहां पर कुछ चुनौती यहां पर दी जाने लगी, जिससे देखें तो उसने जो भी देसी रियासत थी, देसी रियासत पर अपना प्रभाव बनाकर, किसके माध्यम से, सहायक संधि के माध्यम से प्रभाव बनाया, और प्रभाव बनाकर फ्रांसीसी जो खतरा था, फ्रांसीसी खतरे को यहां पर क्या कर दिया, बल प्रदान कर दिया। यानी कि फ्रांसीसी खतरा था उसके नियंत्रण पर, ठीक है, उसके नियंत्रण को यहां पर बल प्रदान कर दिया गया, है ना। तो यहां पर क्या था, सहायक संधि, युद्ध की बातें यहां पर नहीं थी, लेकिन फिर भी देखें तो यहां पर कुछ अपवाद देखने को मिलते हैं, यानी कि कुछ युद्ध भी यहां पर देखने को मिलते हैं। और युद्ध भी यहां पर देखें तो ये क्या माना जाएगा, अपवाद, है ना, क्योंकि मुख्य उद्देश्य क्या था, युद्ध ना करना, है ना, युद्ध ना करने की यहां पर नीति थी। लेकिन यहां पर कुछ युद्ध भी हुए, जैसे मैसूर था, मैसूर के साथ युद्ध किया गया, है ना, और 4 युद्ध हुए, आप सभी को पता होगा, है ना। तो इन युद्धों के माध्यम से मैसूर को नियंत्रण किया गया, क्योंकि यहां पर देखें तो मैसूर से एक चुनौती के रूप में, मैसूर को मतलब ये जो अंग्रेज थे वो एक चुनौती के रूप में देखते थे। जो मैसूर थे, मैसूर का फ्रांसीसियों के साथ संपर्क था, और ये देखें तो ये एक चुनौती के रूप में ये लोग देखते थे। यहाँ इनके व्यापार में भी बाधा मिलती थी। मैसूर पर नियंत्रण कर इनका देखें तो बड़ा हिस्सा जो था, है ना, मैसूर, मान लीजिए मैसूर का क्षेत्र इतना था, तो इन 4 युद्धों के माध्यम से मैसूर का एक बड़ा क्षेत्र, यानी कि लगभग 80% क्षेत्र पर ये लोग क्या कर लिए, अपना अधिकार कर लिए, और छोटा सा क्षेत्र यहाँ पर छोड़ दिए, जिसे छोटा मैसूर कहा गया, है ना। तो ये अपवाद है। दूसरा अपवाद यहाँ पर देखा जा सकता है मराठा। दूसरा अपवाद यहाँ पर देखा जा सकता है मराठा, यानी कि मराठाओं से भी यहाँ पर युद्ध हुए, और मराठा से देखें तो यहाँ पर भी मराठा से 2 युद्ध हुए 1813 तक। मराठा की बात करें तो जो पश्चिमी व्यापार था, है ना, पश्चिमी व्यापार में जो मराठा थे, मराठा एक बाधा के रूप में थे, अंग्रेजों की व्यापार में बाधा उत्पन्न करते थे। इसी के परिणाम स्वरूप ये लोग क्या किए, ये इन्हें नियंत्रित करने का प्रयास किए। साथ ही यहाँ पर देखें तो मराठा जो थे वो आपस में लड़ झगड़ भी रहे थे, और इसी का फायदा कंपनी ने उठाया, और दूसरे युद्ध के माध्यम से 3 मराठाओं को यहां पर अंग्रेजों के द्वारा पराजित किया गया। 3 मराठा कौन, सिंधिया, होलकर, भोसले, इनको क्या किया गया, इनको नियंत्रण में लाया गया, और इससे अंग्रेजों को कुछ जो क्षेत्र थी, कुछ क्षेत्र की भी यहाँ पर प्राप्ति हुई। लेकिन मराठाओं पर पूरा नियंत्रण इससे नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी देखें तो मराठा इससे क्या हुआ, कमजोर हुआ, है ना। तो मराठा इससे कमजोर हुआ। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, जो 1798 से 13 तक अपवाद के रूप में 2 क्षेत्र, कौन कौन सी, मैसूर और मराठा, यहाँ पर युद्ध हुए, और इन युद्धों के माध्यम से मराठा और मैसूर को अपने नियंत्रण में किया गया, है ना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पहले जो 1757 और 64 के माध्यम से बंगाल वाले क्षेत्र पर इनका शासन प्रशासन था, है ना, वो धीरे धीरे बढ़ा, किस पर, मैसूर वाला क्षेत्र का अधिग्रहण किए, और साथ ही उसके बाद मराठा वाले क्षेत्र पर। तो ये क्या हुआ, धीरे धीरे विस्तार हो रहा है। कैसे कैसे भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना हो रही है, हम ये समझने का प्रयास करते हैं, है ना। तो ये जो सहायक संधि लाई, है ना, तो इसके माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि सहायक संधि से
कंपनी ने अनेक चुनौतियों की समाप्ति कर ली। अगर अनेक चुनौतियों को देखें तो सबसे पहले तो ये जो नेटिव स्टेट थे, है ना, साथ ही व्यापार में जो बाधा बन रहे थे, व्यापार करने में दिक्कतें परेशानियां हो रही थी, ये सारी चीजें। उसके बाद जो विदेशी कंपनियां थी अन्य, जैसे फ्रांसीसी कंपनियां, डच कंपनियां, इन सबको भी सहायक संधि के माध्यम से क्या कर लिया, ये जो चुनौतियां थी इन सभी चुनौतियों की यहां पर समाप्ति कर ली। ठीक है, तो यहां पर हम देख सकते हैं, अगर फेज वाइज देखें तो पहले फेज में, यानी कि पहले फेज को 1757 से 1772 तक को पहले फेज कह सकते हैं, और पहले फेज में क्या किया, बंगाल पर नियंत्रण किया। दूसरा फेज हम देख सकते हैं 1772 से लेकर 1813 तक, और यहां पर देखें तो बहुत सारे कंपनी बफर जो राज्य थे, बफरों का यहाँ पर निर्माण किया गया, और इसके माध्यम से जो भी चुनौतियां थी उन चुनौतियों की यहाँ पर समाप्ति कर ली गई। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब 1813 तक हमने देख लिया। 1813 से हम आगे आते हैं, 1813 के बाद क्या हुआ। 1813 तक हम आ चुके हैं। 1813 की बाद की प्रक्रिया देखें तो 1813 में देखें तो एक नया गवर्नर जनरल आया यहाँ पर। कौन नया गवर्नर जनरल? हेस्टिंग, है ना, नया गवर्नर जनरल हेस्टिंग आया। और यहां से देखें तो नीतियों में यहां पर परिवर्तन देखने को मिला। जहां नीतियां यहां पर क्या रखी गई कि जहां भी विलय हो सकते थे वहां विलय किया जाए। युद्धों की भी शुरुआत हुई यहां पर, और विस्तार करना पुनः यहां पर प्रारंभ हुआ। और ये जो था कब तक चला? 1848 तक। ठीक है, तो 1813 में जो नीति प्रारंभ हुई, कौन सी नीति? जहां भी विलय हो सके वहां पर विलय करो, है ना। अनेक यहां पर विलय किए गए, युद्धों की शुरुआत की गई, और धीरे धीरे प्रारंभ कर मतलब जो विस्तार था, विस्तार करना यहाँ पर प्रारंभ किया गया। और ये जो नीति थी कब तक चली? 1848 तक यहाँ पर चली। तो 1813 से लेकर 1848 तक जो भी विस्तार हुए उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले देखें, सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ? आंग्ल नेपाल युद्ध। लिखते हुए चले तो ज्यादा सही होगा। आंग्ल नेपाल युद्ध, है ना। आंग्ल नेपाल युद्ध का समय काल देखें तो 1814 से लेकर 1816 तक, 1814 से लेकर 1816 तक। और इसके माध्यम से देखें तो ये किसके काल में हुआ? हेस्टिंग के काल में। आंग्ल नेपाल युद्ध जो था, आंग्ल नेपाल युद्ध किसके समय काल में? हेस्टिंग के समय काल में। और समय काल देखें तो 1814 से लेकर 16 तक। इसमें देखें तो यहां पर एक संधि की गई इस युद्ध के पश्चात, सगौली की संधि। प्रश्न के रूप में ये पूछे जाते हैं प्रारंभिक परीक्षा में। सगौली की संधि यहां पर हुई, है ना। कब? 1816 ईस्वी में। 1815 में सगौली की संधि हुई। और इसके माध्यम से क्या हुआ कि नेपाल का एक क्षेत्र था, है ना, नेपाल का क्षेत्र, नेपाल के क्षेत्र का अधिग्रहण कर लिया गया। यानी कि जो आप उत्तराखंड का जो क्षेत्र देखते हैं वो पहले नेपाल का ही हिस्सा था, है ना। तो यहाँ पर आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ 1814 से 16 के बीच, और यहाँ पर सगौली की संधि की गई। और सगौली के संधि के माध्यम से नेपाल के एक क्षेत्र का अधिग्रहण कर लिया गया, है ना। उसके बाद दूसरा युद्ध यहाँ पर देख सकते हैं, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, इसका समय काल देखें तो इसका समय काल है 1817 से 18, 1817 से 18। और इस समय काल पर देखें तो हेस्टिंग ही था, और हेस्टिंग के काल में यह तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। और इसमें पेशवा, भोसले और होलकर को पराजित किया गया। पेशवा का पद यहाँ पर इस युद्ध के पश्चात समाप्त कर दिया, और उसके जो सारे क्षेत्र थे, सारे क्षेत्र का अधिग्रहण कर लिया गया, सिवाय एक छोटा सा क्षेत्र सतारा। यानी कि जो मराठा था, मराठा मान लो ये क्षेत्र हो गया, तो ये मराठा क्षेत्र का संपूर्ण जो क्षेत्र था उसका अधिग्रहण कर लिया गया, और एक छोटा सा क्षेत्र यहाँ पर छोड़ दिया गया जिसका नाम क्या था? सतारा।
ठीक है। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-18 में हुआ और इसमें पेशवा भोसले और होलकर को पराजित किया गया। पेशवा की पद की समाप्ति कर दी गई और संपूर्ण क्षेत्र का अधिग्रहण कर लिया गया। एक छोटा सा क्षेत्र यहां पर छोड़ दिया गया, सतारा, और इस युद्ध के माध्यम से मराठे पूरे तरह से नियंत्रण में चले आए। ठीक है, तो दो युद्ध समझ में आया। तीसरा युद्ध यहां पर देख सकते हैं, तीसरा चीज यहां पर देख सकते हैं, मैसूर का अधिग्रहण। तीसरी बात यहां पर है मैसूर का अधिग्रहण, है ना। अभी हमने पीछे देखा था कि बड़े क्षेत्र का अधिग्रहण कर लिया गया था और छोटा सा मैसूर छोड़ा गया था। उसी छोटे मैसूर को, जो बचा हुआ मैसूर था, उसका अधिग्रहण बेंटिक के द्वारा 1831 ईस्वी में कर लिया गया। किसके द्वारा? बेंटिक के द्वारा मैसूर का अधिग्रहण। उसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं अगला अधिग्रहण यहाँ पर बेंटिक के द्वारा ही किया जाता है। कब? 1834 ईस्वी में। कौन सा क्षेत्र? कुर्ग का क्षेत्र, कुर्ग का अधिग्रहण, है ना। तो चौथा हम विस्तार देख सकते हैं यहाँ पर, कुर्ग का अधिग्रहण बेंटिक के द्वारा 1834 ईस्वी में कर लिया जाता है। उसके बाद अगले ही साल 1835 में दार्जिलिंग था, दार्जिलिंग का भी अधिग्रहण यहां पर कर लिया गया। ठीक है, दार्जिलिंग का अधिग्रहण अगले ही साल 1835 में। ठीक है, उसके बाद ये भी किसके द्वारा? बेंटिक के द्वारा ही किया गया। उसके बाद अगला हम देख सकते हैं, अगला अधिग्रहण के रूप में यहां पर किसका? जो कछार था, है ना, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी असम जो था वहां पर उसी को कछार कहा जाता था। तो कछार का अधिग्रहण 1834 में ही, है ना, 1834 में ही कछार का भी अधिग्रहण बेंटिक के द्वारा कर लिया गया। उसके बाद अगला हम देख सकते हैं जयंतिया का अधिग्रहण किया गया। कब? 1835 में ही है, 1835 में ही जयंतिया का भी अधिग्रहण बेंटिक के द्वारा यहाँ पर किया गया। और अंतिम यहाँ पर देखें तो 1843 ईस्वी में, 1843 ईस्वी में एलनबरो के द्वारा सिंध का अधिग्रहण किया जाता है। ठीक है, कब? 1845 ईस्वी में सिंध का अधिग्रहण एलनबरो के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्लियर है। 1813 से 1848 तक विस्तार की नीति यहां पर पुनः प्रारंभ की गई, जैसे भी विस्तार हो सके। युद्ध भी यहां पर शुरुआत किए गए और युद्धों के माध्यम से आंग्ल नेपाल युद्ध किया गया, सगौली की संधि हुई और इसके माध्यम से नेपाल का एक क्षेत्र अधिगृहित किया गया। फिर तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ और इसके माध्यम से मराठाओं को नियंत्रित किया गया। फिर मैसूर का अधिग्रहण किया गया, कुर्ग का अधिग्रहण, दार्जिलिंग, सिंध, है ना। उसके बाद जयंतिया, कछार, इन सब का अधिग्रहण यहां पर किया गया। ठीक है, 1813 से 48 के देखें तो 1813 से 48 के अवधि में देखें तो हेस्टिंग ने यहां पर विचार दिया कि ब्रिटिश जो है ना, ब्रिटिश जो है, मतलब ब्रिटिश को भारत में परम सत्ता के रूप में होना चाहिए। यानी कि यहां पर देखें तो परम सत्ता के रूप में होना चाहिए, सबसे ऊपर होना चाहिए, ऐसा हेस्टिंग के द्वारा यहां पर विचार दिया गया, है ना। और जो भी देसी रियासत है, मतलब पूरे विचार को एक लाइन में समझने का प्रयास करें तो ऐसे समझ सकते हैं कि इसी अवधि में हेस्टिंग के द्वारा ऐसा विचार दिया गया कि ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश को भारत में परम सत्ता के रूप में होना चाहिए और जितने भी देसी रियासत है, देसी रियासत उनके अधीनस्थ इकाई के रूप में होने चाहिए और साथ ही जो इनकी स्थिति है, स्थिति एक दूसरे से पृथक होनी चाहिए। अर्थात इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर ये जो देसी रियासत है ना, देसी रियासत है, देसी रियासतों का आपस में अगर संघर्ष होता है तो वो आपस में संघर्ष ना करके हमारे पास आए समस्या की जो समाधान है उसके हेतु, यानी कि आपस में संघर्ष ये ना करें, कोई भी संघर्ष है तो हमारे पास आए, हम उस संघर्ष को समाप्त करेंगे। वहां पर क्या करेंगे कि वहां पर जो भी चीजें हैं, है ना, जो भी उनकी समस्या है, उन समस्या का समाधान हम करेंगे, यानी कि कौन? ब्रिटिश करेगा, है ना। तो 1813 से 48 के बीच में देखें तो 1813 से 48 के बीच में तीन विचार उभरे, है ना। 1813 से लेकर 1848 तक यहां पर तीन विचार उभरे। तीनों को हम देख सकते हैं, जैसे यहां की
जो पहले 1813 से पहले तक घेरे की नीति थी, तो घेरे की नीति से बाहर आने का विचार, पहला विचार यहां पर उभरा। दूसरा, परम सत्ता का विचार, ठीक है, परम सत्ता का विचार। अगर परम सत्ता के विचार की बात करें तो ये व्यवहार में परम सत्ता थी, न कि घोषणात्मक। यहां पर कोई घोषणा नहीं किया गया था कि हम सबसे सर्वोच्च हैं, लेकिन व्यवहार में देखें तो व्यवहार में यहां पर परम सत्ता का विचार देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा यहां पर क्या था, तीसरा विचार यहां पर देखें तो अधीनस्थ पृथकीकरण की नीति जैसी विचार यहां पर देखने को मिलती है ना। उसके बाद यहां तक हमने देख लिया 1848 तक। 1848 के बाद की बात करें तो 1848 में एक नया गवर्नर जनरल आया, कौन, डलहौजी। अब उसकी बातें देखते हैं कि इसने यहां पर क्या किया। चलिए आगे हम देखते हैं कब तक, 1848, है ना। 1848 में देखें तो नया गवर्नर जनरल कौन आता है, डलहौजी, है ना। 1848 में नया गवर्नर जनरल आया, डलहौजी, और इसकी बात करें तो इसने समान तौर पर विलय की नीति अपनाया, है ना, विलय की नीति अपनाया, और जहां भी हो सका वहां पर इस नीति को इसके द्वारा अपनाया गया, है ना, विलय की नीति। है ना, इसको हम यहां पर समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो नीति लाया वो क्या था। विलय की जो समान नीति थी, यदि उसे वैधता पूर्वक किया जा सकता था तो वहां पर इसके द्वारा विलय किया गया। और इसने जो विलय की नीति लाई, तो ये जो नीति लाई ये ऐसा था जिससे बचने की संभावना ही समाप्त हो गई। कोई भी इस विलय की नीति से बच नहीं सकता था। और इसकी बात करें तो 1848 से लेकर 1856 तक ये नीति रहती है। 1848 से 1856 तक ये नीति रहती है। कौन, विलय की नीति, और किसके द्वारा लाया गया, डलहौजी के द्वारा। तो ये जो नीति थी, ऐसा इसमें प्रावधान था जिससे कोई बच ही नहीं सकता था, यानी कि उसे विलय करना ही करना था। जैसे यहां पर देखें तो यहां पर सबसे पहले विलय की नीति के अंतर्गत पहली बात क्या थी, युद्ध, है ना, पहली बात क्या थी, युद्ध। दूसरी बात यहां पर कुप्रशासन के आधार पर विलय। दूसरा, कुप्रशासन के आधार पर विलय। पहला आधार क्या था, युद्ध के माध्यम से विलय। दूसरा, कुप्रशासन के आधार पर विलय। और तीसरा, गोद निषेध की नीति, इसी को हम बोलते हैं हड़प नीति या फिर गोद निषेध की नीति, है ना। तो विलय की नीति के अंतर्गत यहां पर तीन चीजें देखने को मिलती है ना। यहां पर पहला क्या है, युद्ध, युद्ध के माध्यम से विलय करना। दूसरा, कुप्रशासन के आधार पर विलय करना। और तीसरा यहां पर हड़प नीति या फिर गोद निषेध की नीति यहां पर अपनाया, है ना। ये जो चीजें थी, इन तीनों के आधार पर जहां भी हो सका, जहां भी संभव था वहां पर विलय करना था, है ना। तो सबसे पहले यहां पर देखते हैं पहला पॉइंट, युद्ध के माध्यम से विस्तार, है ना, युद्ध के माध्यम से कैसे विस्तार किया गया। तो इसके अंतर्गत देखें तो दो युद्ध यहां पर किया गया। पहला जो युद्ध था, युद्ध के अंतर्गत विलय की बात करें तो यहां पर पहला युद्ध जो था वो था द्वितीय आंग्ल पंजाब युद्ध। द्वितीय आंग्ल पंजाब युद्ध, है ना। दूसरा यहां पर क्या था, युद्ध के माध्यम से जो विलय था उसमें पहला क्या था, द्वितीय आंग्ल पंजाब युद्ध। इसका समय काल देखें तो 1848 से 49, 1848 से 49 में ये युद्ध लड़ा गया, द्वितीय आंग्ल पंजाब युद्ध, और इसके माध्यम से पंजाब का विलय किया गया। दूसरा युद्ध के माध्यम से देखें तो दूसरा युद्ध के माध्यम से जो विलय किया गया, इसके लिए जो युद्ध हुआ, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध। द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध, इसका समय काल देखें तो कब, 1852 ईस्वी। 1852 ईस्वी में यह युद्ध लड़ा गया और इसके माध्यम से जो निचला वर्मा था, निचले वर्मा का
अधिग्रहण यहाँ पर किया गया। और निचले वर्मा की बात करें तो निचले वर्मा को पेगु भी कहा जाता था, है ना। तो दो युद्ध यहां पर किए गए विलय की नीति के अंतर्गत। पहला द्वितीय आंग्ल पंजाब युद्ध 1848-49 में, जिसके माध्यम से पंजाब का विलय किया गया, अधिग्रहण किया गया, है ना। और दूसरा यहां पर देखें तो दूसरा युद्ध जो हुआ वो द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध, और इसके माध्यम से 1852 में यह युद्ध हुआ, और इसके माध्यम से जो निचला वर्मा था जिसे पेगु के नाम से भी जाना जाता है, उसका अधिग्रहण यहां पर किया गया, है ना। उसके बाद ये तो हमने समझ लिया। उसके बाद विलय की नीति के अंतर्गत दूसरा क्या था, कुप्रशासन के आधार पर। मतलब ऐसा आक्षेप लगा देना कि आप जो प्रशासन कर रहे हैं वो सही से नहीं कर रहे हैं, यानी कि कुप्रशासन कर रहे हैं, जैसा प्रशासन होना चाहिए आप वैसा नहीं कर रहे हैं, और इसके आधार पर भी विलय किया गया। और कुप्रशासन के आधार पर देखें तो 1856 ईस्वी में अवध का विलय यहां पर किया गया, है ना। तो इसके आधार पर कहा, किसका, अवध, कब, 1856 ईस्वी में, है ना। 1856 ईस्वी में अवध का विलय कुप्रशासन के आधार पर कर लिया गया, है ना। उसके बाद अगला देखें तो अगला क्या था, गोद निषेध की नीति, है ना। गोद निषेध की नीति या फिर इसी को हड़प नीति कहा गया, अंग्रेजी में देखें तो डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट इसे कहा जाता है। और इसके अंतर्गत देखें तो सबसे पहले तो 1848 में सतारा का विलय कर लिया गया। मैं लिखूंगा नहीं, बोल देता हूं, दोबारा बोल दूंगा, लिख लीजिएगा। 1848 में सतारा का विलय किया गया। अगले ही साल यानी कि 1849 में जैतपुर और संबलपुर का विलय किया गया यहाँ पर। उसके बाद 1850 की बात करें तो 1850 में बागहत की विलय यहाँ पर कर ली गई। 52 में देखिए 1852 में तो जो उदयपुर था, उदयपुर का विलय हुआ। 1852 में ही झांसी का भी विलय हुआ, और 1854 में जो नागपुर था, नागपुर का विलय यहाँ पर किया गया। तो फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, हड़प नीति या फिर गोद निषेध की नीति के अंतर्गत किसका, सबसे पहले 1848 में सतारा का विलय हुआ। 1849 में दो विलय हुए, पहला जैतपुर और दूसरा संबलपुर। उसके बाद 1850 में एक विलय हुआ बागहत का, फिर 52 में एक विलय हुआ उदयपुर का, 53 में झांसी का, और 54 में देखें तो नागपुर का विलय यहाँ पर कर लिया गया। तो ये सारी जो विलय की नीति थी डलहौजी द्वारा लाई गई, इसके माध्यम से इन सभी क्षेत्रों का क्या किया गया, यहाँ पर विलय कर लिया गया, है ना। तो यहाँ पर प्रश्न के रूप में एक स्टेटमेंट दिया जा सकता है, डलहौजी ने अचानक से भारत का मानचित्र बदल दिया, है ना। पहले जो मानचित्र था, मानचित्र में इसने क्या कर दिया, विस्तार कर दिया। इसी को स्टेटमेंट के रूप में, प्रश्न के रूप में आपसे पूछा जा सकता है कि डलहौजी ने अचानक से भारत के मानचित्र को बदल दिया, स्पष्ट करें, है ना। ऐसे करके प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। और मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन कार्यक्रम के अंतर्गत भी ये प्रश्न मैं आप सभी को दूंगा, आप सभी इसका उत्तर भी लिखेंगे, है ना। चलिए उसके बाद इसी में हम बात करें तो सबसे पहले डलहौजी जो था, डलहौजी की जो नीति थी, तो डलहौजी ने जो देसी रियासत थी, देसी रियासतों को 3 श्रेणी में विभाजित किया था, है ना। देसी रियासत को 3 श्रेणी में, ये समझिएगा, ये समझने वाली बात है, महत्वपूर्ण है। तो डलहौजी जो था वो जो भी देसी रियासत थी, देसी रियासत को 3 श्रेणी में इसने क्या किया, विभाजित कर दिया गया। पहला श्रेणी जो था, पहले श्रेणी में उसे रखा गया, है ना, जो पहले किसी भी परम सत्ता के अधीन नहीं रहे हो। मतलब इस श्रेणी के अंतर्गत वैसे राज्य को रखा जो किसी भी सत्ता के, ठीक है, किसी भी सत्ता के अंतर्गत या फिर सत्ता के अधीन नहीं रहे हो, यानी कि स्वतंत्र राज्य हो। ठीक है, तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो पहली श्रेणी थी उसमें ऐसे राज्यों को रखा गया जो किसी भी परम सत्ता के अधीन नहीं रहा हो या फिर वो करदाता राज्य ना हो, क्योंकि परम सत्ता के अंतर्गत अगर कोई रहता है तो वो इस राज्य को क्या देता है, कर देता हो। तो वैसे राज्य जो किसी अन्य राज्य को कर नहीं देते हो उन्हें पहली श्रेणी में रखा गया, श्रेणी 1। जैसे एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं मुगल थे, मराठा थे, जो ट्रावनकोर था, ये सभी क्षेत्र थे, ये सभी क्या थे, स्वतंत्र राज्य थे और ये किसी के अधीन नहीं रहे थे और ना ही किसी को कर दिए थे। श्रेणी में देखिए तो श्रेणी जो दूसरा था, दूसरे श्रेणी के अंतर्गत
वैसे राज्यों को रखे जो परम सत्ता के अधीन रहे हो और करदाता राज्य के रूप में रहे हो, है ना। यानी कि किसी न किसी परम सत्ता के अंतर्गत ये रहे हो और उसे कर दे रहे हो। यानी कि एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं जैसे हमारा सिंधिया, होलकर, भोसले, ये जो थे ऐसी लोगों को दूसरी श्रेणी में रखा। यानी कि ये क्या थे, किसी न किसी राज्य के अंतर्गत थे और उन्हें कर दिया करते थे। और यहाँ पर तीसरी श्रेणी जो थी, तीसरी श्रेणी के अंतर्गत ऐसे राज्य को रखा जिसका सृजन कंपनी के द्वारा ही किया गया था। जैसे हमने अभी देखा सतारा, है ना, एक बड़े सतारा के भाग को अधिग्रहित करके एक छोटा सा सतारा बना दिया, है ना। साथ ही मैसूर जो छोटा मैसूर था, तो तीसरे श्रेणी में ऐसे राज्यों को रखा। तो डलहौजी ने क्या किया, 3 प्रकार की श्रेणी यहां पर बनाई, है ना। श्रेणी 1, 2, 3। 1 के अंतर्गत ऐसे राज्य जो किसी के अधीन कभी न रहे हो। दूसरा, ऐसे राज्य जो किसी के अधीन रहे हो, करदाता राज्य के रूप में रहे हो। और तीसरा, वैसे राज्य जिसका अगर देखें निर्माण, सृजन किसके द्वारा, कंपनी के द्वारा किया गया हो, जैसे सतारा और छोटा मैसूर, है ना। तो इन तीनों श्रेणियों में क्या क्या बातें थी उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले यहां पर श्रेणी 1 थी। श्रेणी 1 को यानी कि प्रथम श्रेणी में जितने भी राज्य थे उन सभी को गोद लेने की अनुमति थी। यानी कि अगर राजा का कोई पुत्र नहीं होता है तो वो अन्य किसी बच्चे को गोद ले सकता है और उस पुत्र को क्या कहा गया, दत्तक पुत्र कहा गया, है ना। तो जिस राजा का कोई पुत्र ना हो वो किसी अन्य बच्चे को गोद ले सकते हैं और उस पुत्र को दत्तक पुत्र कहा गया। और ऐसे पुत्र यानी कि जो दत्तक पुत्र है वो उत्तराधिकारी हो सकता है, यानी कि राजा के पश्चात राजा ये हो सकता है, ठीक है। दूसरी श्रेणी की बात करें तो दूसरी श्रेणी को गोद लेने की अनुमति नहीं दी गई, है ना। जो दूसरी श्रेणी के जितने भी राज्य थे इन सभी राज्यों को गोद लेने की अनुमति अगर देखा जाए तो अनुमति थी, है, अनुमति दी भी जा सकती थी और नहीं भी दी जा सकती थी, ऐसे समझ सकते हैं। यानी कि ये गोद ले भी सकते थे और नहीं भी ले सकते थे, लेकिन लेने की जो अनुमति थी ये अनुमति ब्रिटिश राज्य में, है ना। यहां पर देखें तो ये जो अनुमति थी किसके आधार पर, ब्रिटिश के आधार पर। जो गवर्नर जनरल था, गवर्नर जनरल के विवेक पर आधारित था। यानी कि वो अगर बोले कि आप गोद ले सकते हैं तो लिया जा सकता था और अन्यथा की स्थिति में अगर गोद लेने की अनुमति नहीं हुई तो ऐसे राज्य को राजा की मृत्यु के पश्चात ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। और तीसरे श्रेणी की बात करें तो तीसरे श्रेणी में जो भी राज्य थे इनको दत्तक पुत्र लेने की अनुमति नहीं थी और ऐसे राज्य स्वतः ही क्या हुआ, जो ब्रिटिश राज्य था ब्रिटिश राज्य में मिल जाएगा। मतलब 3 श्रेणी जो थी वो डलहौजी के द्वारा ऐसी लाई गई। तीनों चीजें समझ में आई, क्लियर है। तो यहां पर देखें तो पहले प्रकार के जो यहाँ पर श्रेणी थे, है ना, पहले श्रेणी में जितने भी राज्य थे इन सभी को देखें तो इन सभी को युद्ध के माध्यम से विजित किया गया। यानी कि विलय तो हुआ, श्रेणी तो बनाई गई, लेकिन ऐसे राज्यों को युद्ध के माध्यम से विजय किया गया और उनका विलय किया गया। दूसरे और तीसरे की बात करें तो दूसरे और तीसरों की बात करें तो इसे शांति का विलय कहा गया, है ना, और इसे युद्ध का विलय, युद्ध द्वारा विलय, है ना। तो पहले श्रेणी को युद्ध द्वारा विलय कहा गया जबकि दूसरे और तीसरे को शांति का विलय कहा गया। तो इसके आधार पर एक प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि डलहौजी का विलय युद्ध और शांति दोनों का विलय था। प्रकाश डाले, स्पष्ट करे, समझाएं, कुछ भी यहां पर लगाया जा सकता है ना। तो प्रश्न क्या हो सकता है, डलहौजी का विलय युद्ध और शांति दोनों का विलय था। क्लियर है बातें। चलिए 1858 की बात करें तो 1858 में कंपनी का शासन यहां पर समाप्त कर दिया गया। कारण आप सभी को पता होगा 1857 का विद्रोह, है ना। तो 1858 में कंपनी का शासन समाप्त कर दिया जाता है और सम्राट का शासन यहां पर लागू हो जाता है। किसके द्वारा, 1858 का अधिनियम जो आता है, 1858 के अधिनियम के द्वारा कंपनी के शासन को समाप्त करके सम्राट के शासन को यहां पर लागू किया जाता है। 1858 में देखें तो
1858 में रानी की घोषणा यहां पर आया और इसके अनुसार विस्तार की जो नीति थी, विस्तार की नीति का यहां पर परित्याग कर दिया गया और परम सत्ता जो व्यवहार में रखा गया था उसको घोषित यहां पर कर दिया गया 1858 में कि ब्रिटिश जो शासन है वो परम सत्ता है और जितने भी यहां पर राज्य हैं वो सभी इसके अधीन ही आते हैं। तो 1858 में रानी की घोषणा आई है ना, और उसी के अनुसार विस्तार की नीति का परित्याग किया गया और साथ ही जो परम सत्ता व्यवहार में थी उसे यहां पर घोषित कर दिया गया है ना। विस्तार की ये जो नीति है ना, विस्तार की नीति यहां पर नहीं देखने को मिलती। इसके बाद यानी कि 1858 के बाद विस्तार की नीति का परित्याग कर दिया गया, लेकिन फिर भी देखें तो यहां पर दो अपवाद देखने को मिलते हैं। ये दो अपवाद देख लीजिएगा। यानी कि 1858 में क्या हुआ, 1858 में रानी का घोषणा आया और इसके माध्यम से क्या बोला गया कि विस्तार की नीति को त्याग कर दीजिए, लेकिन फिर भी यहां पर दो अपवाद देखने को मिलते हैं, है ना। पहला अपवाद देखें तो यहां पर जो अफगान का कुछ क्षेत्र है, अफगान का कुछ क्षेत्र है उसका 1878 ईस्वी में है ना लिटन के द्वारा अधिगृहित कर लिया जाता है। और युद्ध देखें तो युद्ध कौन सा था, ये द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। तो अपवाद के रूप में पहला क्या था, 1878 में द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध के द्वारा लिटन के माध्यम से है ना, लिटन के द्वारा अफगान के कुछ क्षेत्रों का अधिग्रहण यहां पर कर लिया जाता है। और दूसरा अपवाद देखें तो 1885 में ऊपरी जो वर्मा थी है ना, निचली वर्मा का तो अधिग्रहण हो गया था, ऊपरी वर्मा जो था, ऊपरी वर्मा का अधिग्रहण डफरिन के द्वारा कर लिया जाता है। तो अपवाद के रूप में ये दो चीजें यहां पर देख सकते हैं, है ना। और अंतिम तौर पर हम यहां पर देख सकते हैं कि 1858 से जो परम सत्ता थी, परम सत्ता की यहां पर घोषणा प्रारंभ कर दी गई और ये जो प्रारंभ की गई ये 1947 में समाप्त हुआ जब माउंटबेटन योजना लागू की गई और देसी रियासत यहां पर स्वतंत्र हो गए, है ना। तो इतने जितने भी हमने देखा इन सब के माध्यम से हमने ये समझने का प्रयास किया कि भारत में जो ब्रिटिश कंपनी एक व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत में आई, वो धीरे धीरे कैसे कैसे भारत में अपना शासन स्थापित की और कैसे कैसे इसका विस्तार की, है ना। आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आप सभी के समझ में आया होगा। समझ में अगर अच्छे से आया हो तो आप कमेंट अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करें और इस चैनल के बारे में भी बताएं, है ना, ताकि चैनल जल्दी से जल्दी ग्रो अप हो सके, क्योंकि नया प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए तैयार किया गया है और आप लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि इसको जल्दी से जल्दी ग्रो अप करवाना, ताकि जितने भी छात्र इससे संबंधित है उन सभी को इससे लाभ की प्राप्ति हो सके। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इसके आगे क्लासेस अगले क्लास में हम देखेंगे। धन्यवाद।